Good morning, dear students. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग सर। सब लोग मूड में है कि नहीं पढ़ाई के? Yes, sir. Yes, sir. क्या अभी भी वेकेशन ही एंजॉय करना है? वैकेशन बहुत हो गया सर। बहुत हो चुका है ना, वही ना। थोड़ा टाइम निकालो और क्या पढ़ाई के लिए। ये जो 11th-12th है ना, ये आपके फ्यूचर का बेस बन जाएगा, करियर का बेस बन जाएगा। 11th-12th में अगर अच्छे से ध्यान दिया तो आगे ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, प्रोफेशनल कोर्सेज करो, सब जगह पे काम आए। 11th-12th की पढ़ाई आप अगर कोई सीए बनना चाहता है, सीएस करना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, वहां पर भी उसको काम है। सो दिस इज द टाइम टू मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जितनी मस्ती करनी थी, खेलना कूदना था, खेल लिया। अभी भी ऐसा नहीं है कि खेल कूद ना करे, जरूरी है। खेलना कूदना भी जरूरी है, स्पोर्ट्स भी जरूरी है, मेंटल रिफ्रेशनेस भी जरूरी है, टीवी देखना भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। अपनी प्रायोरिटीज में अब पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी जो आपकी स्टडीज होगी वो करियर ओरिएंटेड। 10th में किसको कम परसेंट आए, किसको ज्यादा आए, उस बात के ऊपर बहस होती रहती है, लेकिन मैं कहता हूँ जो चला गया उसको भूल जाओ। आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, परसेंटेज मिलेंगे, जिसको जो भी, जिसने जैसी मेहनत की होगी उसके हिसाब से उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसको एक्सेप्ट करो according to your status and results. Take admissions in your nearby surrounding या whatever college you like, उसमें एडमिशन ले लीजिए आप और फिर लग जाइए काम पे, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। होता क्या है कि काफी लोग ये सोचते हैं जब कॉलेज शुरू होगा, लेक्चर शुरू होंगे तब हम देखेंगे या रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, फिर अचानक से ऐसा होगा कि आपके पास टाइम कम रहेगा और पढ़ाई ज्यादा। सिलेबस को गवर्नमेंट रिड्यूस कर देगी, ठीक है, लेकिन सिलेबस को रिड्यूस कर सकते हैं, नॉलेज को थोड़ी रिड्यूस कर सकते हैं। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 25% सिलेबस रिड्यूस किया था, अगर आपको पता हो तो। 11th-12th का किसी को आइडिया है इसके बारे में? यू कैन सर आस्क योर। भी क्या था? Yes, sir. हमारा reduce हुआ था। reduced by 25%, लेकिन बच्चों 25% हमारी पढ़ाई कम हो गई। हम सोचते कि चलो अच्छा है, 25% कम पढ़ना पड़ेगा, और अभी तो एग्जाम भी नहीं हो पाई 12th की अभी तक, पूरे एग्जाम। तो अभी सोचने वाला ये सोचता होगा कि 25% क्या 100% ही कम हो गया होता। बिकॉज हम सब ये सोच के चलते हैं कि हमारी पढ़ाई सिर्फ एग्जाम्स के लिए, सिर्फ मार्क्स के लिए। ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है, इसको दूर करें। स्टडीज आर मेंट फॉर फ्यूचर, नॉट फॉर एग्जाम्स एंड मार्क्स ओनली। एग्जाम तरीका है अपने आप को टेस्ट करने का कि मैं कितना जानता हूँ, क्या मैं लिख पाता हूँ या नहीं, क्या मैं बोल पाता हूँ या नहीं। लेकिन जो करियर में काम आएगी पढ़ाई, वो हमेशा साथ में रखनी पड़ेगी। चाहे एग्जाम पास करके दूसरे क्लास में चले जाओ तो भी वो नॉलेज हमेशा साथ में रखना पड़ेगा और वो काम आएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स प्रोसीड एंड कंटिन्यू OCM चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। और उसके अंदर अब तक जो हम पढ़ चुके हैं वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। वैसे पहले दिन तो हमने पूरा चार्ट शुरू किया था, अब ऑब्वियसली इतना पिछला सब कुछ रिवाइज करें इतना वक्त नहीं है, लेकिन इन शॉर्ट आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म to earn some money or money's worth. There is always monetary consideration or expectation in our mind, and these activities are performed to earn the sources of livelihood. हम पैसा कमा सके इसलिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कितने टाइप से बोलिए जरा? आई एम वेटिंग। 3 एक्टिविटीज के 3। सबसे पहला क्या पढ़ा हमने? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी करना, रोजगार करना, जिसमें एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, बदले में उसको सैलरी और वेजेस मिलते हैं, और उसके 7 फीचर्स हमने पढ़े। सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज,
प्रोफेशन, सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट्स को स्पेशल सर्विसेज देते हैं और बदले में क्या चार्ज करते हैं? फीस। यस, और उसके 7 फीचर्स हमने पढ़े। अब आते हैं बच्चों आज सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लेंदी बिजनेस, दिख रहा है आपको? इकोनॉमिक एक्टिविटी नंबर 3। क्या नाम है तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का? सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस। बिजनेस। सब कुछ बिजनेस के बारे में चलने वाला है। बिजनेस के मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के टाइप्स, ठीक है। और इनफैक्ट ओसीएम में काफी चैप्टर्स है जो बिजनेस से कनेक्टेड है। प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पर बोर्ड पे आप देख सकते हैं हमने पिछले 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी ना, एम्प्लॉयमेंट के 7 फीचर्स थे जीटीबी के हिसाब से, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से। प्रोफेशन के भी 7 फीचर्स थे, लेकिन यहाँ पर बिजनेस के 10 फीचर्स है। आज हमको ओसीएम ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये बिजनेस का मीनिंग है, यहाँ पर इसके ये 4 फीचर्स, 4, उसके बाद और ये नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं 5 to 9, और एक फीचर यहाँ पे नंबर 10। उसके बाद फिर अकाउंट्स में हम थोड़ी पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज ओसीएम में हमारा टाइम ज्यादा जाने वाला है। आई होप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं और ऑफ कोर्स देख भी पा रहे हैं। ओके, पहला सवाल पूछा गया बिजनेस का मतलब क्या है। जनरल मीनिंग में आपको बता दूं, बिजनेस का मतलब है रेगुलर एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज for earning money or money's worth, or you can say for earning profit. तो बिजनेस का मतलब होता है रेगुलरली प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना, ताकि हम क्या कमा सके? बिजनेस में क्या कमाना चाहता है? प्रॉफिट। यस, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें बिजनेस के बारे में आपको जीटीबी पेज नंबर 2 पे डिटेल में मीनिंग और उसके साथ साथ 2 डेफिनेशंस भी मिल जाएंगे। लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है, जैसा मैंने कहा ये हमारे जो 2 हफ्ते के लेक्चर्स है उसमें हम नोट मेकिंग के तौर पे शॉर्ट नोट्स बना के, शॉर्ट सेंटेंसेस बना के फर्स्ट चैप्टर की जानकारी दे रहे हैं। इसलिए तो बहुत ज्यादा वास्ट मीनिंग और सारे डेफिनेशंस मैंने लिखे नहीं है, आपको नॉलेज मिले कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा, उसके हिसाब से ये नोट्स तैयार किए हुए। बच्चों, आर यू ऑल राइटिंग दीज नोट्स इन योर नोटबुक्स? टेल मी। यस सर। Yes, sir. लिखिए, Yes, बहुत sir. काम आएंगे Yes. आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे। ओके, Sir, लिखना। yes. वेरी गुड। सी बिजनेस जीटीबी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे आपको इसके बारे में डिटेल में मीनिंग पता चलेगा। यहाँ पर शॉर्ट में कुछ लिखा है, मैं पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ आपको। किसी का पर्सनल अगर नेट इश्यू होगा, सॉरी, तो उसको ब्लर दिखाई दे सकता है या क्लियरली सुनाई नहीं देगा, अदरवाइज तो हमारे पास सेकेंड भी ऑप्शन रहती है यहाँ पे। बिजनेस का मीनिंग है इट्स अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। बिजनेस क्या है? एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट का मतलब है कोशिश, ट्राई। आप लोग में से अगर कोई वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़ के आया है, नॉन इंग्लिश मीडियम से, मराठी, गुजराती या हिंदी मीडियम से पढ़ के आया है, तो वो वर्ड के मीनिंग जरूर लिखे और वहीं पे लिखे। सिस्टमैटिक अटेम्प्ट का मतलब बिजनेस एक ऐसी कोशिश है जो सिस्टमैटिकली की जाती है, बराबर। बिजनेस कोई आड़ा टेढ़ा नहीं होता, सिस्टमैटिक होता है, बराबर प्रॉपर एक टाइम होता है। उस टाइम पे बिजनेसमैन दुकान पे जाता है, दुकान खोलता है, दुकान बंद करने का टाइम होता है, महीने में या हफ्ते में एक आध छुट्टी लेना, एक सिस्टम बनाता है, तभी बिजनेस होता है। बिजनेस अगर आप नॉन सिस्टमैटिक या अनसाइंटिफिक तरीके से करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो बोर्ड पे लिखा है कि इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्संस। कौन करता है बिजनेस? बिजनेस पर्संस, जिनको हम क्या कहते हैं? businessmen. So it is a systematic attempt by business persons to produce goods and services. क्या करता है business person? Produce goods and services. To produce goods and services and sell them in the market. Goods and services को produce करके businessman क्या करता है? आप ही बताओ। Goods and services को produce करके आप क्या करोगे? Sell them. Sell. मार्केट में जाके बेचोगे कि नहीं? And sell them in the market to earn profit. To earn profit. समझ में आया मीनिंग? क्या है बिजनेस? एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, and this attempt is done by
business persons, और ये business persons क्या करते हैं? They produce goods and services and so that they can sell them in the market and they can earn profit. ये तो एक वन लाइन में मीनिंग हो गया, और भी कुछ लिखा है. It is a regular production, distribution and exchange of goods and services. Business is a regular production, distribution and exchange of goods and services. अगर business regular नहीं है तो वो business ही नहीं है. Okay, it is regular production, distribution and exchange of goods and services for satisfying the multiple and complex needs of the society. बिजनेस क्यों किया जाता है? ताकि हम जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, हमारी जो मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स नीड्स है, जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जा सके. हम सबकी वांट्स है, हमको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, हमको टीवी चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कार चाहिए, हमको ट्रैवल करना है अब्रॉड, हमको ट्रैवल करना है इंडिया, हमको फ्लाइट में बैठना है. ये सब हमारी मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स जरूरतें हैं. नीड्स मतलब जरूरत है, मल्टीपल मतलब बहुत सारी, और कॉम्प्लेक्स मतलब जिसका पता लगाना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू नो एंड अंडरस्टैंड. सो वी ऑल आर स्टेइंग इन अ सोसाइटी. बच्चों, हम सब सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, और हमारी नीड्स कैसी है? हमारी नीड्स मल्टीपल है और कॉम्प्लेक्स है. हमारी जरूरतें हम गिन ही नहीं सकते. आपने कहीं ना कहीं पास्ट में स्कूल में ही सही ये बात सुनी होगी कि ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड. ये बात आपने सुनी है, ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड. एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, इसलिए बहुत मुश्किल होता है इंसान की इच्छाओं को समझने का. लेकिन ये जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, ये हमारी इन इच्छाओं को पूरा सेटिस्फाई करते. तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस पे मीनिंग है. पहला है, इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट. ये पहला. और दूसरा है, इट इज अ रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड exchange of goods and services for satisfying the multiple and complex needs of the society. समाज में रहने वाले लोगों की इच्छाओं को पूरा करना. आज आपके घर में जो भी सामान आपने रखा है, चीजें लेके आई है, वो सारी चीजें आपने किससे खरीदी? बोलिए, किसने दी आपको? टेल मी. कॉमर्स. कॉमर्स यानी वही बिजनेस में. आई मीन टू से बिजनेस. कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल तो बिजनेस की बात. कोई ना कोई बंदा उनको बना रहा है, कोई ना कोई पर्सन उनको बेच रहा है, इसलिए तो आपके घर में वो सारी चीजें आई, so that we can satisfy our needs and wants. मीनिंग क्लियर हो गया? यस या नो में जवाब दो जल्दी से. यस सर. अब पिछले दो जो आपने पढ़ी थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसमें 7 फीचर्स थे, इसमें 10 है, लेकिन इजी है. आपको ज्यादा मैटर है आज लिखने के लिए, आई नो, लेकिन समझ में सब आ जाए. देखिए, आपको पता है फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं. फीचर्स का दूसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स, हिंदी में लक्षण या गुण. बिजनेस के गुण क्या है? बिजनेस की खासियत क्या है? वो बताइए. खासियत, फीचर्स. पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है सबको? फर्स्ट पॉइंट बोर्ड पे कोई पढ़ के बताए. An economic activity. यस. बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है वो तो पता ही है आपको. कौन सी एक्टिविटी है? Economic. इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो क्या बच्चों बिजनेस आप लव या अफेक्शन या कल्चर या धार्मिक भावनाओं से करोगे? No. अगर आपने लव, अफेक्शन, कल्चर, सोसाइटी, सोशल, इन फीलिंग्स के साथ एक्टिविटी की, तो वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी ना. यू नो द मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, which are performed as a social requirement या as a personal requirement या कल्चरल रिक्वायरमेंट, उसको कहते हैं ना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. याद है सबको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? पहले दिन पढ़ा था. Yes, sir. Business is not a non-economic activity, it is purely an economic activity. So please pay attention. An economic activity because it is undertaken to earn money or livelihood. क्योंकि business आपको money कमा के देता है, livelihood कमा के देता है. livelihood का मतलब बताया मैंने, आजीविका, जिंदा रहने के साधन. अगर हमको जिंदा रहना है तो उसके लिए जो जो चीजें हमको चाहिए उसको livelihood कहते हैं. और लिखा है देखिए, इट इज नॉट फॉर लव, अफेक्शन, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स एटसेट्रा. बिजनेस लव, अफेक्शन या फीलिंग या सेंटिमेंट से नहीं किया जाता. बिजनेस जो है वो पैसे के लिए किया जाता
करता है। अगर आप लव, अफेक्शन, फीलिंग और सेंटिमेंट से होके कुछ काम करोगे तो वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, एक बार फिर से बताओ। Non-economic. Non-economic. मैं ये बार बार आपसे पूछता हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा अवेयर रहे और मुझे पता चले कि आप लोग सुन पा रहे कि नहीं। ठीक है, तो बीच बीच में बुलवाता हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बस एक नॉर्मल वन काइंड ऑफ वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, जैसे टीवी में न्यूज चालू है और न्यूज टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन उसको कितने लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पता ही नहीं चला। ओके, सो गिव योर रिस्पॉन्स एंड रिप्लाईज। फर्स्ट फीचर हो गया कि इट इज प्योरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड फीचर दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है? Two parties. यस, हर बिजनेस में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? दो। वो लोग कौन? बायर एंड सेलर। और बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। कभी कभी लेन देन राइटिंग पेपर पे किया जाता है, कभी कभी बिना लिखा पढ़े। आप अपने घर से आजू बाजू की दुकान पे, किराने की दुकान से सामान लेके आते हो तो क्या राइटिंग पे आप कांटेक्ट करते हो या ओरली ऑर्डर देके खरीदते हो? Orally order. यस, आप बस में बैठते हो तो सीधा टिकट दे देते हो, कुछ आपके और उसके बीच में कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या बस वाले के बीच में और आपके नहीं? तो हर No. जगह पे राइटिंग में जरूरी नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट होता है हमेशा दो लोगों के बीच में। कोई भी बिजनेस करना है तो दो लोग सहमत होने चाहिए। सेलर रेडी होना चाहिए बेचने के लिए, बायर रेडी होना चाहिए खरीदने के लिए। पॉइंट नंबर 2, प्लीज पे अटेंशन। टू पार्टीज। बिजनेस क्या है? बिजनेस इज द रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। बिजनेस इज द रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन, बायर एंड सेलर। An agreement may be oral or written. Agreement may be oral or written. आपका दोस्त आपके पास आया और आपका दोस्त आके कहता है यार तेरा ये फोन मुझे दे देना, बेच देना। आपने दोस्ती खाते में बोला चल वैसे तो 10 का है, तू 5,000 में लेके जा। आपने अपने दोस्त को 5,000 में अपना फोन बेचा, आपने उससे 5,000 लिए और उसको फोन दे दिया। क्या आपके उसके बीच में कुछ एग्रीमेंट होगा रिटर्न? नहीं, तो ओरल एग्रीमेंट हो गया, लेकिन है तो वो बिजनेस ही ना। वैसे ही आप अपना फ्लैट किसी को बेचना चाहते हैं, अगर आप अपना फ्लैट किसी को बेचना चाहते हैं तो क्या फ्लैट की चाबी उसको दे दोगे तो फ्लैट उसका हो जाएगा? No. क्या बनाना पड़ेगा? एग्रीमेंट रिटर्न बनाना पड़ेगा कि नहीं? राइट? Yes, So sir. it depends. तो ये बात समझ जाइए, बिजनेस इन्वॉल्व्स टू पर्सन्स, बायर्स एंड सेलर्स, एंड they enter into the agreement while buying and selling, but that agreement can be oral or Return. Done. ठीक है। तो फर्स्ट फीचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड टू पार्टीज, थर्ड दिखाई दे रहा है क्या? पढ़ो। Profit motive. कोई भी पढ़ सकता है, जिसको पहले बोलना हो बोल सकता है। एक जन बोल दिया बस चुप। प्रॉफिट मोटिव। यस, व्हाट इज द मोटिव ऑफ बिजनेस? व्हाई डू वी डू बिजनेस? Profit. टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग सेल्स एंड डिक्रीजिंग कॉस्ट। बच्चों प्रॉफिट कब बढ़ेगा पता है? जब हम सेल्स बढ़ाएंगे। कोई दुकान है, वो दुकानदार जितना ज्यादा बेचेगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, और जितना खर्चा कम करेगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए दो काम करो, पहला सेल्स को बढ़ाओ और दूसरा खर्चे को कम करो, कॉस्ट को कम करो। बिजनेसमैन वही करता है, ज्यादा से ज्यादा बेचता है और कम से कम खर्चा करता है, तब जाके उसका प्रॉफिट बढ़ता है। सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर, मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग सेल्स। बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, कैसे? सेल्स को बढ़ा के, एंड डिक्रीजिंग कॉस्ट, कॉस्ट को कम कर। ऐसा नहीं कि कॉस्ट को जीरो कर दो कि लाइट बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी कटवाई देते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। कम यूज कर और जितना हो सके खर्चे पे कंट्रोल करोगे, जहां जरूरी है वहीं पे खर्चा करोगे और ज्यादा से ज्यादा गुड्स को बेचोगे तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। सो द मेन मोटिव is profit, which is maximize profit by increasing sales and decreasing cost, and profit is the spine of the business। बच्चों हमारी बॉडी में ये स्पाइन होता है ना पीछे, रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसको। आपको पता होगा इंसान का अगर स्पाइनल कॉर्ड टूट जाए तो क्या वो चल सकता है? क्या वो खड़े रह सकता है? No, sir. No, sir.
बिल्कुल प्रॉफिट जो है वो बिजनेस का स्पाइन है। बिजनेस में से प्रॉफिट निकाल दो तो बिजनेस की भी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और क्या वो बिजनेस चल पाएगा? नहीं। No. No, sir. नो सर। तो लिखा है यहाँ पर, बहुत अच्छी लाइन है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में लिखी है कि प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट इज द स्पाइन ऑफ बिजनेस। हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे हैं तो रीढ़ की हड्डी, स्पाइन का मतलब स्पाइन, स्पाइन ऑफ बिजनेस विच कीप्स बिजनेस गोइंग ऑन, जिसकी वजह से बिजनेस गोइंग ऑन रहता है फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। तो हम भी ज्यादा देर तक चलना चाहते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए। वैसे ही बिजनेस को ज्यादा सालों तक चलाना है तो उसका प्रॉफिट होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। सो प्रॉफिट इज लाइक अ स्पाइन, ओके, व्हिच कीप्स द बिजनेस गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग टाइम। एंड प्रॉफिट कैसा हो सकता है? प्रॉफिट में भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। पता है ना, प्रॉफिट का भरोसा नहीं, प्रॉफिट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जांपल देता हूं, मैंने ये एक व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन है, आप लोग हिसाब कीजिए। आई हैव दिस मार्कर पेन, आई परचेज्ड इट फॉर ₹20। मैंने इसको 20 रुपए में खरीदा और 30 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10 rupees. 10 rupees. क्या हुआ प्रॉफिट? ये जो 10 रुपया है ये पॉजिटिव प्रॉफिट हुआ ना, पॉजिटिव, राइट। लेकिन अगर मैं इसको 20 रुपए में खरीद के 10 रुपए में बेचूंगा तो क्या होगा? लॉस। Loss. Loss. लॉस होगा। जो लॉस होता है ना उसको नेगेटिव प्रॉफिट कहते हैं, समझ गए? Yes, Yes. sir. Yes. 10 रुपया ज्यादा मिला तो पॉजिटिव प्रॉफिट, लेकिन 10 रुपया 5 रुपया कम मिला तो नेगेटिव प्रॉफिट। और तीसरा एग्जांपल, इसको मैंने 20 में खरीदा और 20 में बेचा तो जीरो Zero. प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। यस, वेरी गुड, इट इज कॉल्ड जीरो प्रॉफिट। बस, तो प्रॉफिट की एक खासियत है, प्रॉफिट के बारे में लिखा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होता है, सेल्स को बढ़ा के और कॉस्ट को कम करके। एंड प्रॉफिट इज द स्पाइन of the business which keeps the business moving on, going on for a long period. And profit may be positive यानी कि ज्यादा हो सकता है, नेगेटिव यानी कि लॉस भी हो सकता है, और जीरो यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड टू पार्टीज होती है बिजनेस में, थर्ड बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट, चौथा दिखाई दे रहा है। अब एक एक पॉइंट, ये पॉइंट इस गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर वर्ड्स आने वाले। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस में क्या किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड और प्रोक्योर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग एंड अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस में क्या किया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है या मैन्युफैक्चर किया जाता है या प्रोक्योर किया जाता है। बच्चों, आप में से कोई मुझे बता सकता है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है? आई एम वेटिंग। हम लोग ऐसे सेम ही समझते हैं, प्रोडक्शन का मतलब कोई चीज को बनाना और मैन्युफैक्चरिंग मतलब भी बनाना, बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द टू। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस क्या है पता है? किसी को नहीं पता? जैसे खेतों में हम अनाज पैदा करते हैं, एक फार्म है और वो शुगर केन फार्म में क्या उगेगा? शुगर केन्स, गन्ना उगाया गया। अगर आपका खेत है और उस खेत में आपने गन्ना उगाया, शुगर केन्स उगाए, तो वो प्रोडक्शन है। क्या है? बोलो फिर से। Production. लेकिन उसी गन्ने को फैक्ट्री में भेजा और उस गन्ने से शक्कर यानी कि शुगर बनाई, तो वो मैन्युफैक्चरिंग है। क्या है? बोलो। Manufacturing. जनरली नेचुरली हम किसी चीज को बनाते ना, नेचुरली, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्शन। Production. लेकिन फैक्ट्रियों में भेज के मशीनों में डाल के उसका रूप बदलेंगे ना, तो वो क्या होगा? Manufacture. मैन्युफैक्चरिंग। जनरल मीनिंग समझ गए? समझ गए? यस या नो? तो बिजनेसमैन क्या करता है? प्रोडक्शन करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है या फिर बाहर से लेके आता है। प्रोक्योर्ड का मतलब है बना बनाया लेके आना, कभी कभी रेडीमेड भी होता। आज हमारे देश में आपके ही घर में जो चीजें हैं वो सारी की सारी इंडिया में थोड़ी बनी है। कितनी चीजें जो दूसरे देशों में बन के आई है, तो वो हमारे इंडिया के बिजनेसमैन ने क्या किया? प्रोक्योर किया। सो रिमेंबर, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड और प्रोक्योर्ड for the purpose of
What is the purpose? For the purpose of selling and earning profit, ताकि बिजनेसमैन उसको बेच सके और प्रॉफिट कमा सके। ये चारों फीचर्स सबको क्लियर हो गए? एक बार यस नो में जाओ तो फिर आगे। ये मीनिंग देखना है सबको। ओके, फोटो तो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को अपने फोन से स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, उसको बाद में आप क्रॉप कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही पोर्शन जिसमें बिजनेस का मीनिंग है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे है, और ये उसके 4 फीचर्स। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि पैसे के लिए किया जाता है। 2 पार्टीज होती है, बायर्स और सेलर्स, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग सेल्स एंड डिक्रीजिंग cost, and profit is like the spine and it can be positive, zero or negative. And बिजनेस का संबंध होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोक्योर किया जाता है, ताकि उनको बेच के क्या कमाया जा सके? प्रॉफिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ फीचर्स है। देयर आर 10 फीचर्स। पांचवा फीचर दिखाई दे रहा है सबको बोर्ड पे? Yes, sir. रीड इट। Exchange of goods and services. यस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके पहले कौन सा पॉइंट पढ़ा मैंने? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके पहले प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी आप पढ़ रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद आप पढ़ रहे हैं डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। 3 पॉइंट्स तो गुड्स एंड सर्विसेज के ही है। फिर से बोल रहा हूँ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉइंट नंबर 4 है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉइंट नंबर 5, एंड डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज पॉइंट नंबर 6। ये जो पॉइंट्स के हेडिंग है वो सेम एज गवर्नमेंट टेक्स्ट। इसके अंदर जो लिखा है वो थोड़ा कम ज्यादा मैंने नए कुछ सेंटेंस ऐड किए, कुछ कम भी किए, अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की। बिजनेस का 5th फीचर है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नो नीड टू एक्सप्लेन, आप लोग अकाउंट्स में भी ये चीज पढ़ चुके हो, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज वर्थ। बिजनेस में आप गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हो मनी के लिए या मनी इज वर्थ के लिए। और आप सबको पता है 2 टाइप का एक्सचेंज हो सकता है, मॉनेटरी एक्सचेंज एंड नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ट्रांजैक्शंस पढ़े थे, 2 टाइप के ट्रांजैक्शन याद है? मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स में हमने सबसे पहला टर्म क्या पढ़ा कल? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? व्यवहार। Goods and services, one person to another. Yes, exchange of goods and services or transactions can be monetary or non-monetary। और monetary में 2 थे, कैश और क्रेडिट, और non-monetary मतलब बार्टर। Other system. Transaction. बार्टर, यस, बस वैसा ही कुछ यहाँ भी लिखा है। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज वर्थ। एक्सचेंज कैन बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। आप बिजनेस में कुछ ना कुछ एक्सचेंज जरूर करेंगे। अगर पैसा लेके किया तो मॉनेटरी एक्सचेंज, और गुड्स लेके गुड्स दिया, मैंने आपसे कुर्सी ली और आपको टेबल दिया, तो कौन सा एक्सचेंज है ये? Non-monetary. Non-monetary. नॉन मॉनेटरी का दूसरा नाम क्या है? Transaction. बार्टर एक्सचेंज। यस, वेरी गुड। गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर ओन कंजम्पशन। यहाँ पर एक खास बात सबको सुननी चाहिए। अगर मैं अपने खेतों में अनाज उगाता हूँ और उस अनाज को उगाने के बाद उसको काट के गोनी में भर के मैं उसको बेचता हूँ, तभी वो बिजनेस है ना। लेकिन अगर वही अनाज उगा के मैं खुद खा जाऊं तो क्या वो बिजनेस है? No. No. एक बात ध्यान रखें, सिर्फ प्रोडक्शन करना काफी नहीं है, उसको एक्सचेंज भी करना पड़ेगा। इसलिए अभी मैंने आपको 4th पॉइंट में प्रोडक्शन तो बताया, लेकिन 5वां कह रहा है प्रोडक्शन करने के बाद क्या? उसके बाद उसको एक्सचेंज कीजिए। ये लास्ट जो पॉइंट है ध्यान से देखिए, गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर ओन कंजम्पशन और गिवन एज डोनेशन और गिफ्ट कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। तो किसान ने अगर 100 किलो अनाज उगाया, 100 किलो में से 50 किलो खुद खा गया, 30 किलो उसने दान दे दिया, 20 किलो उसने गिफ्ट दे दिया, तो क्या उसने बिजनेस किया? नो सर। ओके, तो हमेशा एक्सचेंज होना जरूरी है। या तो पैसा मिले
हाँ, अगर वो किसान गेहूं देके चावल ले रहा है तो क्या वो बिजनेस है? Yes. Yes. क्योंकि वो कौन सा एक्सचेंज है? Barter and Barter. नॉन मॉनिटरी। तो वो भी देखा जाए, भले पैसा नहीं लिया, कुछ ना कुछ तो लिया कि नहीं, ये बात और है। आजकल ये बिजनेस चलता नहीं है, बार्टर चलता नहीं है, लेकिन उसको हम कह सकते हैं। लेकिन खुद ही खा गया तो क्या उसके जेब में पैसे आने वाले हैं? नहीं। ऐसे ही डोनेशन दे दिया तो पैसे आने वाले नहीं। अगर दान दे दिया पैसे आने वाले नहीं। जिसमें कुछ आएगा ही नहीं, ना गुड्स आएगा सामने ना पैसा, तो उसको बिजनेस एक्टिविटी नहीं कह सकते। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पॉइंट नंबर 5 इज क्लियर? ओके, लगातार गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज समझ गए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज समझ गए, और फिर से मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैंने पढ़ लिया गलती से, क्या दिख रहा है पॉइंट नंबर 6? Dealings in goods and services. Yes, business always deals in goods and services. अगर आप गुड्स या सर्विसेज में डील नहीं करते तो आप बिजनेसमैन नहीं हो। रिमेंबर, अभी यहाँ पर एक बहुत नई चीज आपको सीखने मिलेगी कि गुड्स और सर्विसेज में क्या फर्क है, और गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं। इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स में भी आने वाले। पॉइंट नंबर 6 इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। नो गुड्स एंड सर्विसेज, नो बिजनेस। पहली बात, अगर आप ऐसे ही बैठे हो अपने बिल्डिंग के बाहर, सोसाइटी कंपाउंड, ऐसे ही डेस्क पे कुछ नहीं कर रहे, और आपका दोस्त आके आपसे पूछता है कि क्या कर रहे हैं, और आप उसको कहते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, क्या वो बिजनेस है? No. No. यू आर जस्ट सिटिंग। क्या आपके पास कोई गुड्स या सर्विस है बेचने के लिए? no. तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो रिमेंबर, नो गुड्स एंड सर्विसेज, नो बिजनेस। नो गुड्स एंड सर्विसेज, नो बिजनेस। अब गुड्स कैसा हो सकता है? बिजनेस में या तो गुड्स होना चाहिए या सर्विसेज। गुड्स कैन बी टैंजिबल और इनटैंजिबल। दो तरह का गुड्स आप बेच सकते हो प्यारे बच्चों, टैंजिबल या इनटैंजिबल। आपको पता है टैंजिबल गुड्स किसको कहते हैं? जो हम लोग विच कैन बी सीन, जो दिखाई देता है उसको टैंजिबल गुड्स कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देता उसको इनटैंजिबल गुड्स कहते हैं। और जो सर्विसेज होती है ना, सर्विसेज, वो इनटैंजिबल ही होती है कि नहीं? बोलिए। हाँ, Yes, sir. इसलिए गुड्स और सर्विसेज में कोई पूछे ना कि फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, तो आप बोलो गुड्स कैन बी सीन, दे आर जनरली टैंजिबल, बट सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, दे कैन बी फेल्ट। महसूस कर सकते हैं, यार इसका सर्विस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो आप महसूस कर सकते, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं सकते आप कि देखिए मैंने ये देखा है, ये समझा। सो रिमेंबर, दो चीज में आपको डील करना है, या तो गुड्स में या सर्विसेज। नो गुड्स एंड सर्विसेज, नो बिजनेस। गुड्स कैन बी टेंजिबल व्हिच कैन बी सीन, और इनटेंजिबल व्हिच कैन नॉट बी सीन। और इनटेंजिबल गुड्स को हम क्या कहते हैं? फिर से बोलिए। लास्ट में दिख रहा है सबको? लास्ट वाला देखो, इनटेंजिबल गुड्स, सर्विसेज। ओके, तो अब यहाँ पे हमको मेन क्या समझना है? टेंजिबल गुड्स। तो आ जाते हैं टेंजिबल गुड्स। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो या तो टेंजिबल गुड्स का बिजनेस करो या इनटेंजिबल। टेंजिबल गुड्स मतलब जो दिखाई देने वाला। आप बताइए, अगर मेरी टीवी की दुकान है तो मैं कौन सा गुड्स बेच रहा हूँ? Tangible goods. टेंजिबल। अगर मेरी फर्नीचर की दुकान है? Tangible goods. Tangible. Tangible. लेकिन मेरी वोडाफोन की गैलरी है? Intangible. Intangible. क्योंकि वहां पर सर्विसेज दी जाएगी ना मेनली। अगर मेरी बैंक है? intangible. Intangible. वेरी गुड। तो बिजनेस कर रहे हो तो या तो गुड्स बेचो या सर्विस। बस समझ गए, वेरी गुड, शाबाश।
अब बात करते हैं गुड्स कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल के बाद। इनटेंजिबल का मतलब समझ गए, सर्विसेज। हालांकि इनटेंजिबल गुड्स और भी आप अकाउंट्स में सीखोगे, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, अकाउंट्स में जो आपको टर्म सिखाने ना, उसमें और भी इंटेंजिबल असेट्स के बारे में सिखाऊंगा। फिलहाल ओसीएम में आप ये समझ जाइए कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल। लेकिन बच्चों जब टेंजिबल गुड्स का बिजनेस करोगे ना, तो आपके पास दो चॉइस है। मैंने आपसे पूछा आपको बिजनेस करना है तो कौन से गुड्स का बिजनेस करना है? आपने बोला मैं टेंजिबल गुड्स का बिजनेस करूंगा। मतलब आप वही गुड्स बेचेंगे जो दिखाई देता है। मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सर्विसेज, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन intangible goods, you are interested only in tangible goods. Okay, तो मैंने आपसे पूछा ठीक है tangible goods का बिजनेस करना है, लेकिन tangible goods में आप कौन सा गुड्स बेचोगे, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स? देखो आगे, ये जो tangible goods होता है ना, वो दो टाइप का होता है, दिख रहा है, पढ़िए। Capital goods, consumer goods. और कंज्यूमर गुड्स, कि मैं कैपिटल गुड्स बेचूं या कंज्यूमर गुड्स? अब आपके माइंड में सवाल आ गया, कैपिटल गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? ध्यान से सुनो। जिस दुकान पे जो सामान हम बेच रहे हैं वो अगर दिखाई दे रहा है तो कौन सा गुड्स? बोलो। जो सामान हम बेच रहे हैं वो दिखाई दे रहा है तो कौन सा गुड्स? Tangible goods. Tangible goods. ठीक है, लेकिन उसमें मेरे दो सवाल है कि वो जो सामान हम बेच रहे हैं टेंजिबल, वो कैपिटल गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है? ये कैसे पता चले? मैं बता, अगर मेरी दुकान है शुगर केन की, शुगर केन, और मैं शुगर केन बेचता हूं और आप मेरे पास से शुगर केन खरीद के, गन्ना खरीद के उसको खा जाते, खाया सीधा, यानी मेरे पास से जो जो लोग गन्ना लेके जाते हैं वो गन्ना सीधा यूज कर रहे हैं, तो वो गन्ना कंज्यूमर गुड्स हो गया। कौन सा गुड्स? Consumer goods. क्योंकि शुगर केन को आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो कि नहीं? बोलो यस या नो। Yes. लेकिन अगर मैं गन्ना शुगर कंपनी को बेचता हूं, उसको बोलता हूं कि ये जो गन्ना है ये मैं खाने के लिए नहीं बेच रहा हूँ, शक्कर बनाने के लिए बेच रहा हूँ, तो वो गन्ना बन जाएगा कैपिटल गुड्स। कौन सा Capital गुड? good. Capital. यस। तो अगर जो चीज हम बेच रहे हैं अगर पब्लिक उसको सीधा यूज कर रही है तो कौन सा गुड्स? Consumer. लेकिन उसको प्रोडक्शन में यूज कर रही है कोई और चीज बनाने के लिए, तो Capital good. फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देता हूँ, कॉटन, कपास। आप सबके घर में कपास तो रखा होगा, उस कपास से, कापूस से, कॉटन से अगर हम भगवान को दिया जलाए या कहीं पे चोट लग गई उसको साफ करें, कौन सा गुड्स? Consumer good. Consumer goods. यस। लेकिन अगर उसी कपास से धागा बनाए, स्पाइनिंग करे, वीविंग करे, क्लॉथ बनाए, ये टी शर्ट बनाए, तो Capital good. Capital goods. वेरी गुड, समझ गए? कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, समझ गए? ओके। Yes, sir. हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे पास पहली दो ऑप्शन क्या थी कि हम टेंजिबल का बिजनेस करें या, बोलो, Intangible. Intangible. हमने किसको चुना? टेंजिबल को। तो टेंजिबल में हमारे पास दो चॉइस है कि हम Capital goods. Consumer goods. कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब बताता हूँ कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं। कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, दिखाई दे रहा है क्या लिखा मैंने? कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर Production. Production. रॉ मटेरियल होता है, मशीनरी होती है, ये सब कहाँ यूज होता है? प्रोडक्शन में यूज होता है कि नहीं? अगर गन्ना लेके मैं सीधा खा रहा हूँ तो कौन सा गुड्स हो गया? Consumer good. Consumer goods. लेकिन उसी गन्ने को शुगर मिल में भेज रहा हूँ तो वो गन्ना रॉ मटेरियल हो गया ना शुगर का, बोलिए। Yes. Yes. तो फिर वो गन्ना क्या बन जाएगा? Capital Capital good. goods. फॉर एग्जाम्पल लकड़ा, वुड, लकड़ा खरीदा मैंने और उस लकड़े को जला दिया एज अ फ्यूल, गर्म पानी करने के लिए, कौन सा गुड्स? Consumer good. Consumer goods. लेकिन उसी लकड़े से मैंने टेबल कुर्सी बनाई, Capital goods. वहां पे वो लकड़ा रॉ मटेरियल हो जाएगा, वहां पे वो लकड़ा रॉ मटेरियल हो जाएगा कि नहीं? Yes. ओके।
समझ गए? तो देखो कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल और मशीनरी, एंड कंज्यूमर गुड्स आर कंज्यूम्ड डायरेक्टली, जिसको हम सीधा यूज करते हैं, जैसे फूड, खाना, मिल्क, पेंसिल आप सीधा यूज करते हो लिखने के लिए, पेन, पेंसिल, आपका स्टेशनरी, सब कंज्यूमर गुड्स है। समझ में आया कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ओके, एंड लास्ट में इंटेंजिबल गुड्स यानी सर्विसेज। ये पॉइंट ने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन मुझे जहां पर जरूरी है टाइम देना, वहां पे मैं टाइम देके ही समझाऊंगा। जो चीज दो एक बार पढ़ के क्लियर हो जाए उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 3 पॉइंट्स का हेडिंग यहाँ पे लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद लिखा है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे लिखा है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। तीनों को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं। No, sir. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहता है कि No, sir. Sir, your mic is mute. Sir, mute. Mic. 3 पॉइंट्स हमारे पास एक जैसे थे। मैंने कहा पहला था प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें हमने देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोक्योर करते हैं और फिर बेचते हैं ताकि प्रॉफिट कमाए। फिर ये था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये कहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना है या तो मनी के लिए या मनीज वर्थ के लिए। एक्सचेंज मॉनिटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है, लेकिन एक्सचेंज होना चाहिए मनीज और मनीज वर्थ। Non-monetary, sir. लेकिन अगर खुद के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, खुद खाने के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, या किसी को गिफ्ट के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो, या दान देने के लिए, तो फिर वो बिजनेस नहीं है। जी। और ये डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, या तो आप गुड्स में डील करो या सर्विस। सर्विस है तो इंटेंजिबल है, गुड्स है तो टेंजिबल है। टेंजिबल है तो कैपिटल गुड्स हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स हो सकता है। कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन में यूज होता है, जबकि कंज्यूमर गुड्स सीधा हम कंज्यूम करते हैं, एंड सर्विसेज आर इंटेंजिबल। Yes, sir. बच्चों क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes. आई नीड अ ब्रेक नाउ फॉर 5 मिनट्स। आप लोग भी ब्रेक लीजिए 5 मिनट का। और मैं ये जितना अभी आपको पढ़ाया उसके पहले 4 पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि जो पढ़ाना बाकी है वो बाद में एक्सप्लेन करूँ। आप लोग चाहे तो इसको देख देख के रिवाइज कर सकते हैं। आई जस्ट बी बैक आफ्टर 5 मिनट्स, ओके? Okay. Yes, sir. Okay, dear students, are you all back? Yes, sir. Yes, sir. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? Business. Features of business. फीचर्स ऑफ बिजनेस। के फीचर्स पढ़ रहे हैं, ओके? आगे के और 4 फीचर्स हैं, इसको पढ़ के खत्म करते हैं। फिर एक बार 10 पॉइंट्स ऊपर से समझा दूंगा, फिर अकाउंट्स पे चलते हैं। लास्ट फीचर हमने पढ़ा था डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब कोई पूछेगा तो सबको समझ में आ जाएगा टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है और कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, समझ में आ जाएगा सबको। और कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। कैपिटल गुड्स का ही दूसरा नाम है प्रोड्यूसर गुड्स, वो गुड्स जिसकी जरूरत प्रोड्यूसर को होती है, ठीक है?
अगर कोई दुकानदार कपास को बेच रहा है और वो कपास हम खरीद के घर में दिया जला रहे हैं तो फिर वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। लेकिन वही कपास लेके कोई अपने घर में कपड़ा बना रहा है, क्लॉथ बना रहा है, टेक्सटाइल बना रहा है, तो फिर वो प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स हो जाएगा। सो अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन द यूज। आप दावे के साथ ये कह सकते हैं कि शुगर केन इज कैपिटल गुड्स 100%, क्या ये कह सकते हैं आप? Yes. No, sir. 100% दावे के साथ कि शुगर No, केन sir. इज कैपिटल गुड्स ऑलवेज, कह सकते हैं? No, No. no, अगर sir. मैं खा गया तो फिर वो कौन सा गुड्स हो जाएगा? Consumer Consumer. good. तो क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी यूज इट, बस यही बात है। तो कुछ कुछ गुड्स ऐसे हैं जो आप दावे के साथ कह सकते हैं, जैसे मशीनरी। क्या मशीनरी कैपिटल गुड्स है 100%? Yes. sir. Yes, sir. मशीनरी में क्या होता है, प्रोडक्शन ही होता है ना, उसको तो हम कंज्यूम नहीं करते ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 7वां फीचर है कंटिन्यूटी एंड डीलिंग। बच्चों अभी मैंने बिजनेस का मीनिंग पढ़ा था, उसमें एक दूसरी लाइन थी कि बिजनेस मीन्स रेगुलर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक कार है या बाइक है, जो भी आपने 5-6 साल पहले खरीदी थी। कार का एग्जांपल लेते हैं। आपके पास कार है जो आपने 5-10 साल पहले खरीदी थी। 10 साल पहले आपने खरीदी थी और आज 10 साल के बाद उस कार को आपने बेच दिया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या कार खरीदना बेचना आपका बिजनेस हो गया? नहीं. No. कार खरीदना बेचना आपका बिजनेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने कार को सालों में एक बार खरीदा और सालों में एक बार बेचा। लेकिन अगर आपकी कार एजेंसी है और उसमें रोज आप 10-20 कार खरीदते बेचते हो, तो क्या वो आपका बिजनेस हुआ? Yes, sir. Yes. तो पहले एग्जांपल में क्यों नहीं आपने बोला कि कार का बिजनेस करता हूं? क्योंकि उसमें एक ही बार, सालों में एक बार खरीदा, सालों में एक बार बेचा। तो बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन होता है या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होता है? टेल मी। Series of transactions. सीरीज। Series of transactions. आज गए दुकान पे, 2 कार बेची, फिर कल गए फिर एक बेची, फिर गए फिर बेची, और खरीदा और बेचा। सीरीज होता है ना, लगातार एक के बाद एक, राइट? तो इसलिए Yes. बिजनेस कंटिन्यूस होना जरूरी है। अगर कोई आपके बाजू में दुकान खुली और वो दुकानदार महीने में एक बार शटर ऊपर करके दुकान लगा के बैठता है और फिर बंद कर देता है बाकी 29-30 दिन, बोलिए तो क्या उसको बिजनेस कह सकते हैं हम? No. No. No, sir. ठीक है, हफ्ते में एक दिन छुट्टी हो या लॉकडाउन है वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हालात नॉर्मल है तो रोज दुकान पे जाके रोज बेचना पड़ेगा, बार बार बेचना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस में क्या होनी चाहिए? Continuity in dealings. कंटिन्यूटी होनी चाहिए डीलिंग में। बिजनेस हैज टू बी रेगुलर एंड कंटिन्यूअस। अगर रेगुलर कंटिन्यूअस नहीं है तो बिजनेस नहीं हो सकता। एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। बिजनेस में किसका समावेश होता है? सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड नॉट अ सिंगल ट्रांजैक्शन। आपने अपना फोन अपने दोस्त को बेचा, क्या वो आपका बिजनेस है? No, No. sir. नो, क्योंकि आपने एक ही बार बेचा। लेकिन आपकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल की दुकान है, तो क्या वो आपका बिजनेस है? Yes. Yes. क्योंकि आप सीरीज ऑफ मोबाइल सेल करेंगे ना, बार बार बेचेंगे, बस वही है। तो बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन का समावेश नहीं होता, नॉट अ सिंगल ट्रांजैक्शन, बट इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, एंड दैट्स व्हाई द बिजनेस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस एंड रेगुलर एक्टिविटी। इजी था ये पॉइंट, समझ में आ गया? 7वां पॉइंट सबको? 8वां, अनसर्टेन रिटर्न्स। बिजनेस से जो रिटर्न्स मिलते हैं उनको आप क्या कहते हो बच्चों? प्रॉफिट। Profit. लेकिन क्या 100% प्रॉफिट ही मिलता है कि लॉस भी मिल सकता है? Loss भी मिल सकता है. कोई दावे के साथ बोल सकता है कि मैं बिजनेस करूंगा तो मुझे पक्का 1 लाख ही मिलेगा, 5 लाख ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा, बोल सकता है? No, sir. No. No. बिजनेस से मिलने वाले जो रिटर्न्स होते हैं, दे आर नॉट सर्टेन,
बट दे आर अनसर्टन, मतलब अनिश्चित, कोई बता नहीं सकता। अच्छा पॉइंट है ये भी। रिटर्न्स आर नेवर सर्टेन, सर्टेन का मतलब फिक्स, बिजनेस से कितना रिटर्न मिलेगा कोई बता नहीं सकता। कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, कैन वी प्रेडिक्ट हाउ मच विल वी अर्न इफ वी आर डूइंग बिजनेस, कोई बता सकता है? आपने No. अगर रास्ते पे अगर वड़ा पाव की रेडी भी शुरू कर दी तो भी आप बता सकते हो कि दिन में कितना बिजनेस होगा आपका। और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दिया तो भी आप बता सकते हो क्या कितना कमाओगे आप दिन में, बता सकते हो? कैन वी प्रेडिक्ट? No. कैन वी गारंटी? नहीं। तो इसलिए अनसर्टेन कहा जाता है। बिजनेस से मिलने वाले रिटर्न्स, मेहनत करेंगे जी जान से, कोशिश करेंगे जी जान से, लेकिन कितना रिटर्न्स मिलेगा वो कोई नहीं बोल सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई गारंटी नहीं कर सकता। सो क्या लिखा है रिटर्न्स के बारे में कि रिटर्न्स आर नेवर सर्टेन, दे कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड मतलब समझते कि नहीं, क्या होगा फ्यूचर में, उसका पूर्वानुमान लगाना उसको प्रेडिक्शन कहते हैं। और गारंटीड मतलब कोई गारंटी नहीं दे सकता। कैन बी, बिजनेस कैसा हो सकता है? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना मार्कर पेन का। मार्कर पेन 20 में खरीद के 30 में बेचा तो 10 रुपया क्या हो गया? Profit. प्रॉफिट, पॉजिटिव। और अगर 20 में खरीद के 30 में बेचा तो प्रॉफिट, लेकिन 20 में खरीद के 10 में बेचा तो Loss. Negative लॉस profit. यानी नेगेटिव Negative प्रॉफिट। और profit. 20 में खरीद के 20 में बेचा तो जीरो Zero profit. लास्ट लाइन। इट कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट, नेगेटिव मतलब लॉस, और जीरो मतलब पढ़ो No profit, no loss. नो प्रॉफिट नो लॉस। फीचर नंबर 7 समझ में आया, कंटिन्यूटी। फीचर नंबर 8 समझ में आया, अनसर्टेन रिटर्न्स। नंबर 9 एलिमेंट ऑफ रिस्क। हर बिजनेस में एक चीज हमेशा रहती है जिसको बिजनेस से हम कभी अलग नहीं कर सकते, वो है रिस्क। यहां तक कि जो हमारे इंडिया के नंबर 1 अमीर आदमी है, नाम तो सुना ही होगा, बोलिए। रिचेस्ट मैन, Mukesh Ambani. वेरी गुड। मुकेश अंबानी साहब को भी रिस्क है, इतने बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्री चला रहे हैं, लेकिन कोई फैक्ट्री या कोई बिजनेस में 100% सेफ्टी नहीं है कि वो बिजनेस लाइफ टाइम चलेगा। एवरी बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क। चाहे आप छोटा रास्ते पे स्टॉल या पान की दुकान या किराने की दुकान खोल रहे हो, चाहे आप डी मार्ट जैसा बड़ा शोरूम खोल रहे हो, या चाहे आप बिग बाजार जैसा। आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, कई ऐसी दुकानें हैं जो आपके पेरेंट्स से पूछना, जो किसी वक्त जहां बहुत भीड़ हुआ करती थी आज वो खाली हो चुके हैं, कस्टमर्स आते ही नहीं। एवरी बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क, इसलिए रिस्क जो है वो बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अगर बिजनेस है तो रिस्क है। बड़े से बड़ा बिजनेस फेल होते देखा गया है। आपको इतना एक्सपीरियंस ना हो, आज के दिन अपने पेरेंट्स से ही पूछ लेना। आपके रिश्तेदारों में भी कोई ऐसा मिल जाएगा, किसी वक्त में उसका बिजनेस बहुत जबरदस्त था, आज वो चल नहीं रहा। और कोविड की वजह से तो बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। कोविड आने के बाद तो अच्छे अच्छे बिजनेस फेल हो चुके हैं। तो इसलिए बिजनेस का एक अहम हिस्सा है, एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट, तत्व, पार्ट क्या है बच्चों? पढ़ो। Risk. Risk. रिस्क। रिस्क Risk. का मतलब जोखिम, खतरा। लेकिन रिस्क है ना, 2 टाइप का होता है, वो भी यहाँ पे सीखने मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स में। रिस्क इज की एलिमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कौन सा एलिमेंट है? की एलिमेंट है, मतलब कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिजनेस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तत्व है, जिसको बिजनेस से अलग कर ही नहीं सकते। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, या आपके बाजू में किराने की दुकान वाला हो, या रास्ते पे हॉकर या पेडलर्स, या कोई पान स्टॉल वाला हो। रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड, रिस्क कैन बी मिनिमाइज। रिस्क को कम कर सकते हैं लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। देखो लिखा है, दिख रहा है आपको? रिस्क इज की एलिमेंट ऑफ बिजनेस विच कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी अवॉइडेड। मेरी बात ध्यान से सुनना, रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी अवॉइडेड। हमारे सोल्जर्स जाते हैं फ्रंट पे, भले ही उन्होंने कितना भी कवच पहना हो, हेलमेट पहना हो, तो क्या उनकी लाइफ को रिस्क नहीं है? क्या बोलते हो आप? है ना? तो रिस्क को उन्होंने क्या किया, अपने जो गार्ड वगैरह पहन के वो क्या करते हैं, रिस्क को Minimize. मिनिमाइज। लेकिन क्या रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं वो? No.
नहीं, तो यही बात बिजनेस में लागू होती है कि बिजनेस में जो रिस्क है वो एक की एलिमेंट है जिसको आप मिनिमाइज कर सकते हो लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। जैसे कि और देखिए आगे लिखा भी है फुल स्टॉप के बाद, सम रिस्क कैन बी इंश्योर्ड। हालांकि हम कुछ रिस्क से बचा लेते हैं अपने आप इंश्योरेंस निकलवा के। बिजनेस में दो टाइप के रिस्क होते हैं, इधर ध्यान से सुनना, ये नॉलेजेबल बात है, आपको ओसीएम में भी काम आएगी और इकोनॉमिक्स में भी काम आएगी। दो टाइप के रिस्क होते हैं, रिस्क एक होता है इंश्योर्ड और एक होता है अनइंश्योर्ड। जैसे कि फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, इन सब का इंश्योरेंस होता है, पता है कि नहीं आपको? यस या नो? Yes, sir. आग Yes. लगना, एक्सीडेंट होना, चोरी होना, फिर क्या बोलते हैं नेचुरल कैलामिटीज होती है ना, अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, बाढ़, फ्लड्स, इनका इंश्योरेंस होता है, तो उसको हम इंश्योरेबल रिस्क कह सकते हैं। देखिए लिखा है सम रिस्क कैन बी इंश्योर्ड, कुछ रिस्क को हम इंश्योर कर सकते हैं, लाइक फायर यानी कि आग लगना, थेफ्ट यानी चोरी, एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलामिटी एटसेट्रा। नेचुरल कैलामिटी का मतलब कुदरती दुर्घटना, जैसे बाढ़ का आना, तूफान का आना, स्टॉर्म, इन सब का इंश्योरेंस होता है ऑफ कोर्स। बच्चों आपको पता है ना जापान इज फुल ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, पता है कि नहीं? जापान में Yes, बहुत sir. Yes, sir. बच्चों जापान में रहना इतना मुश्किल है, अगर आप जमीन पे रहते हो तो अर्थक्वेक आ जाता है, पहाड़ों में जाते हो तो वॉल्केनोज आ जाते हैं, और दरिया में जाते हो तो सुनामी आ जाता है। सुना तो होगा आपने ये बात जापान के बारे में। Yes, sir. अगर आपके वहां पे अर्थक्वेक बार बार आता है तो आप इंश्योरेंस निकलवा लोगे, तो इससे आपका रिस्क मिनिमाइज होगा कि अवॉइड होगा? Minimize. मिनिमाइज होगा। यानी अगर अर्थक्वेक आ गया और अर्थक्वेक के आने से अगर आपको कुछ नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस अगर अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक से आपका कुछ नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा दे देगी बराबर, लेकिन क्या वो अर्थक्वेक को रोक सकती है क्या? No, sir. No, sir. कीप इन माइंड रिस्क कैन बी Minimize. मिनिमाइज बट कैन नॉट बी अवॉइडेड। जीरो नहीं, Avoided. उसको जीरो नहीं बना सकते। तो जो रिस्क जिनकी हम पॉलिसी ले सकते हैं वो है फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, नेचुरल कैलामिटी। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे है ना बच्चों, उनका तो इंश्योरेंस ही नहीं निकलता। कुछ ऐसे रिस्क है जिनका इंश्योरेंस ही नहीं निकलता है, उनको कहा जाता है अनसर्टेनिटीज। क्या बोलते हैं उनको? अनसर्टेनिटी। Uncertainty. अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। जैसे चेंज इन फैशन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे जवाब देना आपने। ये टी शर्ट मैंने पहना है, समझो इस टी शर्ट का बहुत फैशन चल रहा है, और मैंने क्या किया, ये टी शर्ट एक साथ 1000 टी शर्ट खरीद के मैं लेके आया इस ब्रांड का। मुझे लगा इसका बहुत फैशन चल रहा है और ये टी शर्ट को मैं एक एक टी शर्ट को 500 रुपए में बेचूंगा। ये टी शर्ट मिल रहा है 200 रुपए में, मैं 500 रुपए में बहुत सारे 1000 टी शर्ट बेचूंगा तो मुझे इतना सारा प्रॉफिट होगा। 500 रुपए में अगर 1000 टी शर्ट बेचूंगा मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये सोच के मैंने कितने टी शर्ट खरीदे, जल्दी बोलो? 1000. 1000 टी शर्ट खरीद के दुकान में लेके आया। शुरुआत में क्या हुआ, 100 टी शर्ट फटाफट बिक गए। बोले अरे ये तो वही टी शर्ट है, अरे ये तो वही है, फटाफट फटाफट बिक गए। 100 टी शर्ट बिक गए, लेकिन फिर अचानक से ये टी शर्ट का फैशन बदल गया। कल को उठ के कोई और टी शर्ट का नया फैशन आ गया, नई डिजाइन आ गई। अब इस टी शर्ट को कोई पूछ ही नहीं रहा है। मतलब क्या चेंज हो गया आप बताइए? फैशन Uncertainty. चेंज हो गया, डिमांड। अब ये टी शर्ट जो मैं 500 में बेच रहा था, अब मैं उसको अगर फैशन के बाहर चला गया, इसका फैशन नहीं है, तो क्या मैं उसको कम में भी बेच पाऊंगा? Yes, sir. सर आप मिलते हो। Sir, mic mute. हाँ सर हम हाँ हाँ ठीक है, ओके। अगर मैं टी शर्ट को 500 में बेच पा रहा था, तो अभी आउट ऑफ फैशन होने के बाद मैं उसको 200 में भी नहीं बेच पाऊंगा ना।
क्योंकि लोगों को अभी ये पसंद नहीं आ रहा है, लोगों की पसंद बदल गई। अब मैं इसको बेच नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे जो दुकान है उसमें अभी और कितने टी शर्ट्स पड़े बताइए? 100 बिक गए तो कितने बचे? 900 900 टी शर्ट्स बचे हैं, वो बिक ही नहीं रहे। मजबूरी में मैंने 100 में बेचा, तो मुझे नुकसान हुआ कि फायदा? नुकसान हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट? प्रॉफिट। क्या इस लॉस की भरपाई मुझे इंश्योरेंस कंपनी करके देगी? नहीं सर। तो फैशन बदल जाए, डिमांड बदल जाए, नई गवर्नमेंट आ जाए, इनका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, इनका कोई इंश्योरेंस नहीं होता। नहीं होता। क्या अगर आपके फादर की या आपके अंकल की दुकान है, उनसे पूछना कि क्या उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी ली है कि कुछ कोविड अटैक होगा, कोविड आएगा और दुकान बंद होगी तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी? क्या ऐसा कुछ है? नो तो उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, देखिए आगे लिखा है, इसने कहा कि सम रिस्क कैन बी इंश्योर्ड लाइक फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलेमिटी, इनका इंश्योरेंस होता है, बट सम रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड, जिनको अनसर्टेनिटीज कहा जाए। अनसर्टेनिटीज कैन नॉट बी इंश्योर्ड, जैसे लाइक चेंज इन फैशन, चेंज इन टेस्ट, लोगों का टेस्ट बदल गया, चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ भी, बहुत सारे एग्जाम्पल। हमारे महाराष्ट्र में जिस पार्टी की सरकार है, कल को उठ के दूसरी पार्टी आ गई और उस पार्टी ने नए नियम लगाए और उसकी वजह से हमारा बिजनेस डूब गया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी? यस या नो? No. कौन सा रिस्क है? वो कौन सा रिस्क है? इंश्योर्ड के अनइंश्योर्ड? Uninsured. तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? रिस्क बोलेंगे या अनसर्टेनिटी बोलेंगे? नो। उसको हम क्या कहेंगे? अनसर्टेनिटी। Uncertainty. और वो हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए हर बिजनेस में दो चीजें होती है, एक होता है रिस्क और एक होता है अनसर्टेनिटी, और हर बिजनेस में ये होता ही है, इससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, अब आप सोचिए ना, मैं आखिरी पॉइंट पे आपको ले जाता हूँ। कोविड के आने के बाद, कोरोना के आने के बाद कितने लोगों ने सैनिटाइजर्स और मास्क का बिजनेस शुरू किया ना? कई लोगों ने, और बहुत पैसे कमाए। लेकिन आप कह सकते हो कि जिंदगी भर वो इतना ही कमाएंगे? नो। नहीं. ये कल को कंट्रोल हो जाएगा, वैक्सीनेशन हो जाएगा, कोविड के 0 पेशेंट होंगे, फिर मास्क का बिजनेस चलेगा गली गली में? नो। नहीं. तो फिर वो, तो क्या उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी? नो सर. नो सर। यस, बिकॉज उसको कहते हैं चेंज इन द सिचुएशन। तो ठीक है, मास्क के गोडाउन में आग लग गई और मास्क जल गए, चोरी हो गए, तो पैसा मिलेगा, लेकिन मास्क बिकना ही बंद हो गए क्योंकि जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, माहौल बदल चुका है, तो फिर उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो वो बिजनेसमैन को झेलना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। और आखिरी पॉइंट, 10वां पॉइंट, दिख रहा है? थोड़ा क्रॉस में रखा है मैंने, मैं पढ़ के एक्सप्लेन करूंगा। क्या दिख रहा है 10वां? Consumer satisfaction. कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बच्चों, हम लोग इंडियन लोग हैं और इंडियन लोगों का ये कल्चर है, आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि ग्राहक भगवान होता है, ग्राहक भगवान होता है। अंग्रेज लोग मानते हैं कि कंज्यूमर इज द किंग। सुनना ध्यान से, अंग्रेजों की सोच है कि ग्राहक बादशाह है, राजा है। इंडियन लोग मानते हैं कि ग्राहक गॉड है, भगवान है, क्योंकि वो हमारा कल्चर है। अब राजा या भगवान, उसमें बड़ा तो भगवान ही हुए ना। इसलिए जब तक आपका कस्टमर खुश नहीं होगा, कोई भी बिजनेस नहीं चले। लास्ट पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट को कोई भी बिजनेस शुरू करोगे, आप सब मेरे प्यारे बच्चों, आप सब भविष्य के बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमेन हो, मेरे सामने बैठे हुए हो, इन फ्यूचर अगर बिजनेस करोगे तो सबसे पहले अपने कस्टमर के बारे में सोचना कि मेरा कस्टमर खुश होगा तो ही मेरे बिजनेस में ग्रोथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, customer satisfaction. The purpose of business is to create, to satisfy and to retain customers. ऐसा बिजनेस करो जो कस्टमर पैदा करे, क्रिएट कस्टमर, उनको सेटिस्फाई करे और टिका के रखे, रिटेन करे।
अगर मैं मेरे कस्टमर को बेस्ट सर्विस दूंगा तो मेरे कस्टमर्स बढ़ेंगे भी, वो सेटिस्फाई भी होंगे और वो टिकेंगे भी। हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर मैं आपको ठीक से नहीं पढ़ाऊं, ध्यान दे के नहीं पढ़ाऊं, तो ना हमारे पास स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, जितने पढ़ेंगे वो भी बोलेंगे कि मजा नहीं आया, पता नहीं क्या पढ़ाया, और प्लस वो छोड़ के चले जाएंगे। ये हर दुकान के लिए लागू होता है। आपके आसपास आपने देखा होगा, एक दुकान फुल्ली फर्निश है, क्या क्या उसने दुकान में डेकोरेशन करके रखा है पता नहीं, लेकिन वो दुकानदार इतना खड़ूस और अकड़ू है, इसलिए उसके पास से कोई खरीदता नहीं। अपने कस्टमर से वो तमीज से पेश नहीं आता है, उसकी दुकान में जाना हम पसंद नहीं करते। दूसरी तरफ दूसरी छोटी सी दुकान, कोई इंटीरियर्स, कोई इतना हाई फाई दुकान नहीं, सिंपल सी दुकान, लेकिन वो दुकान का मालिक आइए सर, आइए बहन जी, यस हाँ बेटा क्या चाहिए, जो चाहिए वो होम डिलीवर करता है, उधारी में ठीक है चलेगा, 2 दिन बाद दे दीजिए। अपने कस्टमर को वो खुश रखने की कोशिश करता है, उसके दुकान के बाहर भीड़ ही भीड़ है। ये देखा होगा आपने, सुना भी होगा, ऐसा हुआ ही होगा आपके आसपास भी, राइट? तो इसलिए याद रखें कि कस्टमर को क्रिएट कीजिए, उसको सेटिस्फाई कीजिए और उसको रिटेन यानी टिकाइए। और ऐसा कब होगा? बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जब हम अपने कस्टमर को क्या देंगे बच्चों? क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अच्छा प्रोडक्ट हम नहीं देंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नहीं देंगे, तो कस्टमर ना बढ़ेगा, ना टिकेगा, ना संतुष्ट होगा, और वो भी एट रीजनेबल प्राइस। जो दुकानदार अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट और सर्विसेज देता है, वो भी रीजनेबल प्राइस में, उसके यहाँ हमेशा कस्टमर की भीड़ लगी रहती है। तो इस तरह से ये कितने फीचर्स पढ़ लिए हमने डियर स्टूडेंट्स? 10 फीचर्स। और अकाउंट्स में जाने से पहले, अकाउंट्स में ज्यादा है नहीं, मैं फटाफट बता दूं, एक बार फिर से देख लीजिए। बिजनेस, बिजनेस क्या है? बिजनेस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है। कौन करता है ये? बाय बिजनेस पर्सन। किसके लिए करता है? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट, बाय टू अर्न प्रॉफिट। और बिजनेस क्या है? इट इज अ रेगुलर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग द मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी। There are 10 features of business. First is an economic activity. Of course, business is performed to earn money or money's worth. It is performed to earn the sources of livelihood. It is not done for any love, affection, or sentiment. Out of love, affection, and sentiment. There must be two parties, buyer and sellers, and there has to be an agreement between the two. Agreement can be oral or written. Profit motive. We do the business for earning profit, which can be increased by increasing sales and decreasing cost. And profit is the spine of the business, which makes the business moving on for a long period of time. Profit can be positive, it can be zero, it can be negative. Production of goods and services. If you're doing business, goods and services are produced, either produced or manufactured or procured, and they are produced, manufactured, or procured for the purpose of selling and earning profit. Next feature is exchange of goods and services. Under business activity, goods and services are exchanged. They are exchanged for money or money's worth. The exchange can be monetary and it can be non-monetary. Non-monetary means barter exchange. Goods produced for own consumption. If you're using it, if you're producing it for your own consumption or for giving donation or charity or gift, it cannot be called as business activity. Business always deals in goods and services. No goods and services, no business. Goods are tangible, services are intangible. Goods can be capital goods, which is used for production, and consumer goods, which is consumed directly. And intangible goods are services. Continuity in dealing business has to be continuous and regular. If it is not continuous, if it involves only a one single transaction, it cannot be called as business. It should involve a series of transactions, not a single transaction. Uncertain returns, the returns can never be predicted or guaranteed. They can be positive or zero or negative. Okay, the returns are never certain. Elements of risk. Risk is always there in every business. Risk element can be minimized, but it cannot be avoided. Certain risks can be insured, like fire, theft, damage, accidents, natural calamity. We can take insurance policy and reduce them, but certain risks cannot be avoided. They have to be borne by us. Called uncertainty. Keep yourself on mute mode, please.
uncertainty cannot be ensured, like change in demand, change in fashion, change in technology, and change in government policy. And the last one is customer satisfaction. The purpose of every business is to create, to satisfy, and to retain the customers, and that is possible only by providing quality goods and services at reasonable prices. अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये जो मैं अभी 2 मिनट में बोला, आखिरी 2 मिनट में, अगर मैं सिर्फ इतना ही बोल के आपको पढ़ाने की कोशिश करूं और लेक्चर खत्म हो जाए ये 5 मिनट में सब, तो क्या आपको समझ में आता? No, sir. No, Yeah. sir. So that makes the difference. That makes the difference कि what you read and how you explain. हमारी तरफ से, आपकी तरफ से what you read and how you learn. तो इसलिए खाली रीडिंग काफी नहीं है, लर्निंग भी काफी, लर्निंग भी जरूरी है हमारे लिए. ओके, हो गया. बिना ब्रेक के आज के लिए हम अकाउंट्स में क्या सीखने वाले वो भी बता दूं, अगर आप लोग के पास, सबके पास टाइम हो तो, है ना? एक्स्ट्रा टाइम 5-10 मिनट और. Yes, sir. Yes, sir. ये हमारा OCM हो गया. अभी आते हैं फिर से अकाउंट्स पे. बच्चों, अकाउंट्स में हमने क्या शुरू किया? फर्स्ट चैप्टर, नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. कौन है? Who is he? प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट मोड. देखिए, आपके घर में आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे सुनाई दे रहा है. दिस इज रॉन्ग. क्योंकि क्या होता है, अगर पूरे क्लास को डिस्टरबेंस होगा तो फिर हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा. इफ यू आर ऑन द क्लास, आपके आसपास कोई है नहीं, माहौल पूरा शांत है, तो ही आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज म्यूट रहिए. ओके, प्लीज. अकाउंट चैप्टर नंबर 1, नाम है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में 3 टर्म्स पढ़े थे. 3 टर्म्स को पूरा रिवाइज नहीं करूंगा. मुझे ये बताइए खाली पहला टर्म क्या था, फटाफट कोई भी बोलना चाहे. Transaction. ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, समझ गए, उसके टाइप समझ गए. दूसरा, Entry. हर ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनीज और मनीज वर्थ. एंड ट्रांजैक्शंस कैन बी मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी. बिजनेस में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. मॉनेटरी कैन बी कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट. कैश तुरंत पे किया तो उसको कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं, फ्यूचर में पे किया तो क्रेडिट. और नॉन मॉनेटरी में बार्टर होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज. सेकेंड हमने किया एंट्री. एंट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन परफॉर्म. ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना, क्या एग्जांपल लिया था? फर्नीचर परचेज फॉर कैश. और उसकी हमने एंट्री पास की, जिसके 2 पहलू होते हैं, डेबिट और क्रेडिट. डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग, डेफिनेशन किसी और दिन सीखेंगे. एंट्री लिखने का तरीका समझ में आया था आपको? डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट लिखते हैं, समझ में आया था? वो क्या है? उसका मेथड है और फॉर्म है. एक मेथड और फॉर्म में एंट्री लिखी जाती है, डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट करके. ठीक है. सो एंट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ओके, उसका एग्जांपल भी था. फिर एंट्री के बाद क्या सीखा हमने? Narration. नरेशन. हर एक एंट्री के नीचे क्या दिया जाता है? उसका एक्सप्लेनेशन. एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री इज कॉल्ड एज नरेशन. नरेशन कहाँ लिखा जाता है? एंट्री के नीचे ब्रैकेट में. और नरेशन किससे शुरू होता है? कौन से वर्ड से? Being or for. हो गया ना? समझ में आ गया ना सबको? चलो अभी आगे बढ़ते हैं. देखिए क्या दिख रहा है आपके सामने? Journal. जर्नल. Journal. बच्चों, बिजनेसमैन जो भी लेन देन करता है, उस लेन देन को क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन. Transaction. और हर एक ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? Entry. एंट्री. तो बिजनेसमैन सबसे पहले जिस बुक में हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, उस बुक का नाम है जर्नल. आपने स्कूल में भी जर्नल वर्ड यूज किया होगा, लेकिन वो जर्नल अलग. आपने साइंस का भी जर्नल बनाया होगा, लेकिन वो अलग. यहाँ पे अकाउंट्स की बात हो रही है. एक मान लो ये मेरा जर्नल है और इसमें मैंने साल भर जो भी चीजें खरीदी और बेची, मैं क्या पास करूंगा? इसके अंदर उसकी एंट्री. ठीक है. देखिए फटाफट, जर्नल का मीनिंग क्या है? जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री. प्राइम मतलब फर्स्ट. एक वो बुक जिसमें सबसे पहले एंट्री पास की जाती है, उसका नाम क्या है? बोलिए. Journal. अगर कोई आपसे पूछे ना कि जर्नल का मीनिंग क्या है, तो 1 लाइन आंसर, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री. बोलिए, जर्नल इज अ बुक ऑफ Prime entry. एंट्री. या फिर बोलो जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री.
वो बुक, वो किताब जिसमें सबसे पहले एंट्री को पास किया जाता है उसको जर्नल कहते हैं। देखिए मीनिंग, जर्नल, जनरल नहीं, जर्नल, जंगल नहीं, जर्नल, ठीक है। The book of prime entry, journal is a book of prime entry in which all the transactions होना चाहिए। एस, मैं आपको फोटो भेजूंगा, उसमें कहीं पे करेक्शन होगा, फोटो मैंने पहले खींच लिया है तो इसमें एस कर देना और क्रिएट में यहाँ पर ई कर देना। ओके, कभी कभी थोड़ा इग्नोरेंस की वजह से, टाइम की वजह से हो जाती है मिस्टेक। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, फिर से पढ़ो। The book of prime entry in which all the transactions are recorded first. समझ में आया? The book of prime entry in which all the transactions are recorded first. उसको क्या कहते हैं? जर्नल। और कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? By passing the journal entry. तो मैंने ये बुक निकाली, यस, क्या हुआ? फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर टू कैश। क्या हुआ? कार बेची, कैश टू कार। क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या कर रहा हूं मैं? जर्नल एंट्रीज पास कर रहा हूँ। किस बुक में रिकॉर्ड करूं सबसे पहले? क्या नाम है बुक का? Journal. Journal. So journal is the book of prime entry in which all the transactions are recorded first and they are recorded by passing the journal entries. And it is also known as, दिख रहा है सबको? It is also known as book of Original entry. और बच्चों जब जर्नल चैप्टर आएगा ना, थर्ड चैप्टर है आपको अकाउंट्स में, अभी तो फर्स्ट चल रहा है, उसमें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। सिर्फ आज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जर्नल दिखता कैसा है। जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं, ये टेबल दिख रहा है आपको? 5 कॉलम्स होते हैं, 5। फर्स्ट कॉलम का नाम देखिए क्या है? डेट, जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन किया उसकी डेट। सेकंड, पर्टिकुलर। थर्ड दिख रहा है छोटा सा कॉलम, क्या नाम है? एलएफ। एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो। इसके ऊपर अलग से लेक्चर लूंगा, उसमें समझा दूंगा। फिलहाल आप इसको याद रखें, कॉलम का नाम खाली याद रखें। ये खाली है, इसका पर्पस, इसका मीनिंग, इसका डेफिनेशन इंतजार कीजिए। ये क्या दिख रहा है आपको? डेबिट रुपीज। क्या दिख रहा है? क्रेडिट। कल जितना सीखा ना, अब उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कल आपने सीखा ना एंट्री कैसे पास करते हैं और नरेशन कैसे लिखते हैं, बोलो यस या नो? Yes, sir. लेकिन रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में वो सारी एंट्री एक ही बुक में लिखी जाती है। बुक का नाम क्या है? जल्दी बोलो। Journal. बुक में टोटल कितने कॉलम्स हैं? जल्दी बोलो। 5. देखिए कल की एंट्री, कल क्या डेट थी हमारी? 29। 29. कल जो एंट्री मैंने आपको सिखाई थी वो क्या था? फर्नीचर खरीदा था ना कैश पे? Yes, sir. कल का यही थी ना एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। Yes, sir. तो देखिए अब उसी एंट्री को मैं इस बुक में डाल रहा हूँ, जर्नल में। अब ये तो आपको दिखा नहीं सकता, इसलिए इस बुक में, मैं इस बुक को मैं यहाँ पे लाता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया, 5 कॉलम, पूरा पेज जाता है इसमें। मुझे तो खाली इसको ही पूरा पेज, फुल पेज पे ड्रॉ करना। देखिए न्यूसेंस हो रहा है फिर से। I'll have to remove. Please keep yourself mute. ये मैंने ड्रॉ किया और मैंने ड्रॉ करने के बाद पहली कॉलम डेट, इसमें आएगा वो दिन जिस दिन हमने लेन देन किया। क्या डेट थी कल? अब बोलिए। 29 जून। 29. फिर मैंने एंट्री क्या पास की थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री कैसे पास करते हैं थोड़ा इंतजार कीजिए, कल मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। अगर बेनिफिट मिल रहा है तो उसको डेबिट दो, और बेनिफिट दे रहे हैं तो उसको क्या देंगे? क्रेडिट। फर्नीचर खरीदा था वो डेबिट दिया, और कैश सामने वाले को दिया तो उसको क्रेडिट दिया। डेबिट में डेबिट का अमाउंट कितना था? 10,000. क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट 10,000। ये डेबिट का अमाउंट डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट। और देखिए एंट्री के नीचे क्या दिख रहा है? Narration. दिख रहा है? ठीक है, अब दूसरा एक एग्जांपल लीजिए। आज और एक एग्जांपल। आज क्या डेट है? 30 June. जून को मैंने अब क्या किया? कल मैंने क्या किया था? फर्नीचर खरीदा और कैश दिया था ना? बोलो यस या नो? मैं आज क्या कर रहा हूँ? कार बेच रहा हूँ और कैश ले रहा हूँ। देखो ये कार है समझो मेरी, ये मैंने बेचा। क्या बेचा? Car. और ये मैंने सामने वाले से चेक लिया, रोकड़ा लिया, पैसा लिया, कैश लिया। ये पैसा है। अब सोचिए मुझे क्या फायदा मिला? Cash. कैश।
और मैंने सामने वाले को क्या फायदा दिया? कार। तो मुझे जो फायदा मिला वो डेबिट, सामने वाले को दिया वो कार, राइट? Yes. तो देखिए एंट्री आज की डेट लिखी, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, समझ में आया? नहीं भी आया कोई बात नहीं, जर्नल तीसरा चैप्टर है वो आएगा तब समझाऊंगा। रूल्स आने चाहिए एंट्री पास करने के लिए, आपको 2 सवाल के जवाब आने चाहिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ अकाउंट्स, और वो आएगा 3rd चैप्टर, तब देखेंगे। लेकिन अभी मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? फिर भी Yes, sir. Yes, sir. जो फायदा हमको मिलता है उसको डेबिट दो। तो मुझे क्या फायदा मिला बोलिए फिर से? Cash. सामने वाले को क्या फायदा दिया? कार क्या हुई? कैश टू कार। अब इसके नीचे नरेशन लिखना भूल गया हूं मैं, लिखता हूं। बीइंग क्या है, क्या नरेशन हो सकता है? कार सोल्ड फॉर कैश। कल क्या था? फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अभी क्या है? बीइंग Car sold फॉर कैश। कार सोल्ड फॉर कैश। ये मैंने नरेशन लिख दिया, हो गया बस। मैंने 2 ही एंट्रीज लिखी है बच्चों, लेकिन रियल लाइफ में जर्नल में पूरे महीने की एंट्रीज होगी। महीने में कितने दिन होते हैं नॉर्मली? 30। 30. दिन का जर्नल सोचिए कितनी सारी एंट्रीज होगी, है कि नहीं? अब आज लास्ट डेट है ना, मंथ खत्म हो रहा है ना, Yes. यस Yes, sir. लास्ट डेट पे क्या किया जाता है? जब पेज भर जाता है उसका टोटल किया जाता है, इसलिए आपको दिख रहा है मैंने टोटल किया है 10 + 20 30। ये यहाँ पे मैंने किया है टोटल इसके साथ। बस ये तो 2 ही एंट्री है, उसकी यहाँ पे 20 एंट्रीज होती तो 20 एंट्रीज पास करता मैं, 20 एंट्रीज पास करके फिर मैं उसका क्या करता? टोटल। तो इस बुक को समझिए आप, ये एंट्री कैसे पास करते हैं इसकी चिंता मत करिए, मैं आपको खाली बुक का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि वो बुक जिसमें सबसे पहले सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है, उस बुक का नाम क्या है? Journal. Okay. The book of prime entry in which all the transactions are recorded first by passing the journal entry is called as journal. It is also called as book of original entry. It has 5 columns. Date जिसमें जिस दिन लेन देन हुआ वो डेट लिखी जाती है, पर्टिकुलर जिसमें एंट्री पास की जाती है और उसके नीचे उसका नरेशन। ओके, एलएफ खाली रहता है, एलएफ के बारे में बाद में थोड़ी देर इंतजार। डेबिट में डेबिट का अमाउंट लिखा जाता है, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट लिखा जाता है, बस हो गया। फिर दूसरे दिन में दूसरी डेट लिखो, उसकी एंट्री लिखो, नरेशन लिखो, डेबिट में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का क्रेडिट। एक ही दिन में 10 ट्रांजैक्शंस हुए तो एक ही डेट लिखो और 10 एंट्रीज पास करो, बस। तो ये हो गया जर्नल। और जैसे ही मंथ खत्म होता है, पेज भर जाता है, आपको क्या करना है? उसका टोटल। इसको कास्टिंग कहते हैं। और एक वर्ड आएगा सामने, कास्टिंग, ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन। 40 टर्म सीखने हमको। ये तो है आपका टर्म नंबर 4। अभी तो 10% हुआ है, 90% सीखना बाकी है। सोचो कितना कुछ सीखेंगे। ओके, यहाँ तक आ गया क्या समझ में? यस नो, जल्दी बोलो, लास्ट पे जाते हैं। Yes, sir. Yes, sir. बस एक और, एक ही लाइन का एक और टर्म है Okay, आज का sir, yes, 5वां sir. टर्म, जर्नलाइजेशन। आपने जर्नल सीख लिया ना, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ जर्नलाइजेशन। देखिए यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ और बॉस वहां पे, बॉस मुझे कह रहे कि मैंने कैश पे फर्नीचर खरीदा, एंट्री पास कर दूं। मैंने कहा ठीक। दूसरे ने कहा मैंने कैश पे कार बेची, एंट्री पास कर, सैलरी पे की। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये जर्नलाइजेशन है। यानी जर्नल बुक में जर्नल एंट्रीज पास करना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसको क्या कहते हैं? Journalization. जैसे जैसे कि कोई फोटो शूट करते हो तो उसको पिक्चराइजेशन कहते हैं कि नहीं? यस Yes, sir. वैसे ही जर्नल में जर्नल एंट्रीज पास करते हो उसको क्या कहेंगे? Journalization. So journalization is the process of recording the transactions by passing the entries in journal. It is a process, एक प्रोसेस है, काम है जो हम बार बार करते हैं, ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसको कहते हैं जर्नलाइजेशन। Journalization. हमने 2 ही टर्म सीखे, कोई बात नहीं, लेकिन आज हमने ओसीएम बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, बिजनेस और उसका मीनिंग, फीचर्स और अकाउंट्स में जर्नल और जर्नलाइजेशंस। एनी क्वेश्चंस? आई एम वेटिंग। No.
क्वेश्चन सबको समझ में आया? Yes. और अगर घबराहट हो रही है कि सर ये डेबिट कैसे लिखते हैं क्रेडिट, तो उसकी चिंता मत करो। अभी आपके सामने प्रैक्टिकल अकाउंट्स नहीं है, आपके सामने कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं सिखाना चाहता हूँ। आज मुझे आपको एंट्री पास करना नहीं सिखाना है, मुझे इस बुक का परिचय देना था कि ये एक ऐसी बुक है जिसमें सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं, और इस बुक का नाम है जर्नल, और इसमें 5 कॉलम्स होते हैं। बस ये समझ में आना चाहिए, और हर एक कॉलम का नाम और हर कॉलम में क्या लिखते हैं वो समझ में आना चाहिए। कैसे लिखते हैं वो मुझे नहीं आ रहा है, डोंट वरी, वक्त आने पे वो भी सीखेंगे। और मैं वंस अगेन आपको याद दिलाऊं, ये शॉर्ट नोट्स है, रियल में डिटेल में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक और हमारे जो एक्स्ट्रा नोट्स आएंगे उसमें से हम पढ़ेंगे जब हमारा रियल बैच शुरू होगा, ये 2 हफ्ते के फ्री लेक्चर्स के बाद। ओके, तो फिर इजाजत है, यहीं पे स्टॉप कर सकता हूं मैं। कैन आई टेक योर लीव नाउ? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी होमवर्क यू हैव टू राइट ऑल सच, वही रोज का होमवर्क। अलग अलग बुक्स बनाई है ना सबने, ओसीएम और अकाउंट्स। Yes. Yes, sir. Yes. ओसीएम में कंटिन्यू करना है बिजनेस, और अकाउंट्स में कल 3 टर्म्स खत्म किए, चौथा उसके नीचे। बार बार हेडिंग नहीं लिखना है, ये 3 के बाद सीधा चौथा और ये 5वां लिख लो। और Okay, नेक्स्ट sir. लेक्चर हमारा वही कल, सेम टाइम सेम सब्जेक्ट। ओके, तब तक के लिए Yes. बाय बाय, हैव अ गुड डे, आई विल सी यू टुमारो। Really? Assignments. Bye, sir. Bye.